तो जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपने अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग शॉक के बारे में बात कर रहे थे। हमने उसके डेफिनेशन, उसकी मीनिंग के बारे में जान लिया, उसकी कॉज के बारे में जान लिया कि उसकी इटोलॉजी क्या क्या है, क्यों शॉक होता है। हमने उसके टाइप्स के बारे में भी जाना। तो आज के इस क्लास में शॉक पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या कैसे क्या होती है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, इसके कुछ स्टेजेस है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और लास्ट हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि हाँ, अगर किसी को शॉक हो, अगर इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम शॉक, तो आप क्या उसको मैनेजमेंट दे सकते हैं या क्या किस तरह का केयर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखेंगे ड्यू टू एनी इटोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी तरह का इटोलॉजिकल फैक्टर होगा। जो भी हमने इटोलॉजी में फैक्टर्स जो भी कॉज हमने पढ़े थे, वो किसी भी तरह का कॉज हो सकता है। ट्रॉमा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक, या ब्लड जो है बॉडी में कम हो जाए, कि फ्लूइड कम हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, चोट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग हो एक्सेसिव, तो किसी भी तरह का कॉज हो सकता है शॉक के लिए। ठीक, तो जब ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, तो डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम। सर्कुलेटरी वॉल्यूम कहने का मतलब है कि बॉडी में जो हमारा ब्लड अभी दौड़ रहा है, ठीक, उसका क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो कम मात्रा में बचेगा। तो ये हो गया डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम। उसके बाद से डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल सा बात है कि जब बॉडी में अगर ब्लड ही कम है तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि अब कोई चीज़ बहुत ही कम लिमिटेड मात्रा में आपके शरीर में है, तो अगर उसको जो हार्ट है, जो आपका ये हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, ये क्या, तो बॉडी में कम है ब्लड, तो इसके अंदर कम ब्लड आएगा, इसके अंदर कम ब्लड आएगा तो ये कम ब्लड को पंप करेगा, तो इट मीन्स व्हाट, कार्डिक आउटपुट भी हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद से इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू दी टिश्यू। नॉर्मल से बात है कि भाई कार्डिक आउटपुट हमारा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। कार्डिक आउटपुट क्या हो गया है, कम हो गया है। हमारे जो हार्ट से ब्लड का फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। तो नॉर्मल सा कि बॉडी के जो टिश्यूज है उसको भी हम लोग कम ही ब्लड दे पाएंगे, तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू दी बॉडी टिश्यू। फिर क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन कहने का मतलब है कि एक पैसेज जो कि क्या करता है, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, टिश्यू को ब्लड सप्लाई करे, कि ऐसा पैसेज है, ब्लड सप्लाई कर रहा है तो ऑक्सीजन, ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो उस चीज़ में क्या होगी, गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ब्लड सप्लाई कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, टिश्यू को कम मिल रहा है ब्लड, तो परफ्यूजन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि पर्सन इज गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दी हाइपोक्सिया कंडीशन। अब आप पूछोगे कि सर हाइपोक्सिया क्या होता है, तो हाइपोक्सिया मतलब होता है अब्सेंस ऑफ O2 इन टिश्यू। आया समझ में? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया, कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना टिश्यूज़ में। उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा। अगर यही चीज़ काफ़ी देर तक रहा, परसिस्टेंट है, इसका इलाज हम नहीं करा रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, या हम सफ़र कर रहे हैं, हम लोग उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकता है और टिश्यू डेथ अक्कर, टिश्यू जो है डेथ भी कर सकता है। टिश्यू डेथ करेगा तो वो ऑर्गन जो है बेकार हो जाएगा और इस तरह से पर्सन में डाई, पर्सन मर भी सकता है। आगे आइए हम लोग बात करते हैं स्टेज ऑफ शॉक। तो शॉक्स के कुछ स्टेज भी हैं, तो ये 4 स्टेज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इनिशियल, कंपनसेटरी, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल स्टेज, 4 स्टेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल स्टेज की। तो नाम से पता लग रहा है इनिशियल मतलब क्या था, शुरुआती। तो शुरुआती स्टेज इसका क्या होगा, इनिशियल स्टेज क्या होगा, तो इनिशियल स्टेज बिगिनिंग ऑफ द शॉक अकर्स। तो ये शुरुआती स्टेज है, सबसे पहले शुरुआत होगी इन हाइपोपरफ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन का क्या मतलब होता है, रिड्यूस्ड
अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। हाइपोपरफ्यूजन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब कि ब्लड फ्लो का जो अमाउंट है, जो ब्लड जो एक प्रॉपर अमाउंट में जा रहा था वो नहीं जा रहा है, उसमें गिरावट आ गई है, परफ्यूजन कम हो गया है, तो ये होगा। और परफ्यूजन कम होने के चलते क्या होगा? हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होगा। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल का डिक्रीज होना। तो ये हमारे इनिशियल स्टेज में हमको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेज है कंपनसेटरी स्टेज। कौन सा स्टेज है? कंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी स्टेज क्या होता है? तो जब भी हमारा बॉडी किसी चीज़ से सफ़र करता है, किसी बीमारी से सफ़र करता है, किसी डिसीज़ कंडीशन अगर इंसान को हो जाती है, तो उसका बॉडी क्या करता है? उस चीज़ को सहने की कोशिश करता है, उस चीज़ को टॉलरेट करता है, उसको कहीं ना कहीं हराने की कोशिश करता है, उस बीमारी से उभरने की कोशिश करता है। तो मैं एक तरह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी में वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ का बात कर रहे हैं कि इन दिस स्टेज द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द फ्लूइड और बॉडी O2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन लेवल जो है उसको मेंटेन करेगा बॉडी में, ठीक है। बट कैसे करेगा? तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल शॉक में क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, फ्लूइड घट रहा है, बॉडी में ब्लड घट रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम शॉक हो रहा है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करता है? इस स्टेज में क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। आदमी जल्दी से क्या करेगा? रेस्पिरेट करेगा, सांस लेगा जल्दी जल्दी, ठीक। तो और जल्दी जल्दी लेगा तो O2 लेवल क्या होगा? O2 लेवल मेंटेन करने के लिए क्यों करेगा ये? कि O2 लेवल जो है बॉडी में मेंटेन हो सके। एंड हार्ट रेट आल्सो इंक्रीज टू मेंटेन द कार्डिक आउटपुट। और जितना जल्दी रेस्पिरेशन काम करेगा, जितना जल्दी हम सांस लेंगे, उतनी तेजी से हमारा क्या होगा? कार्डिक जो है मसल्स भी, ये सब भी वर्क करेगा। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर होगा, O2 अंदर होगा, और ये क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करेगा। जितना जल्दी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना तेज होगा, तो उसी हिसाब से हमारा कार्डियक सिस्टम भी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही वर्क करेगा। और क्या करेगा? O2 लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और कार्डिक आउटपुट उसी का बात करें कि कार्डिक आउटपुट मेंटेन करेगा चीज़ों को। आगे देखते हैं कि ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस टू किडनी टू प्रिवेंट फ्लूइड लॉस एंड इंक्रीज रिटेंशन। कह रहा है कि जो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा या कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब ब्लड, ऐसी बॉडी में फ्लूइड की कमी है, अगर ब्लड जो है, जो फ्लूइड जो है, अगर किडनी के पास जाएगा तो किडनी तो फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देगा। किडनी का ये ना वर्क है फिल्ट्रेशन करना, वो तो बाहर निकाल देगा। उसको जितना तुम फ्लूइड दो उतना वो फिल्टर करेगा, उतना वो बाहर निकालेगा। तो इस चीज़ को घटाने के लिए कि बॉडी में फ्लूइड रहे, तो किडनी की तरफ रिड्यूस कर देता है ब्लड सप्लाई को। आगे हम लोग देखते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज। नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या है? प्रोग्रेसिव स्टेज। तो दिस स्टेज बिगिंस व्हेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल्स टू मेंटेन द कार्डिक आउटपुट। ये कब होता है? जब कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या होता है? फेल हो जाता है, ठीक। मतलब पहला जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या है? फेल हो चुका है किसी काम करने, तब प्रोग्रेसिव स्टेज स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो हमारा कार्डिक आउटपुट है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो टिश्यू बिकम्स हाइपोक्सिया विच लीड्स टू एसिडोसिस। यहाँ एक शब्द है एसिडोसिस। तो एसिडोसिस का क्या मतलब होता है? तो एसिडोसिस का मतलब होता है बिल्डअप ऑफ एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है? एसिड्स का फॉर्मेशन होना, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडोसिस कहते हैं। ये कब कंडीशन होता है? जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में खासकर, उसकी हम लोग बात करेंगे। ब्लड में जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज होता है, और इसके चलते क्या होता है? एसिडोसिस होता है। तो एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन क्या करता है? वैसोडाइलेशन कॉज करता है और लॉस ऑफ फ्लूइड होता है। आगे हम लोग वैसोडाइलेशन मतलब तो सब लोग जानते होंगे कि जो कोई ब्लड वेसल से वो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग वैसोडाइलेशन कहते हैं। और वही थोड़ा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? कि वो थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करे, छोटा हो जाए।
उसके बाद से ब्लड विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीज कॉजिंग द डिक्रीजमेंट ब्लड सप्लाई टू द वाइटल्स ऑर्गन। अब क्या कह रहा है कि जो ब्लड है विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ है तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काफ़ी जो डेंस हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। ठीक, अब कोई चीज़ डेंस हो जाएगा और उसको हमको कहीं पास कराना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी डेंस है, जाएगा ही नहीं, आपस में ही जम चुका है। विस्कोसिटी इसका काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरफ पास ही नहीं करेगा, इस तरफ क्या पास नहीं करेगा। तो और नॉर्मल से वाइटल्स ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो वाइटल्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वाइटल्स ऑर्गन हमारे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब क्या है, वाइटल्स ऑर्गन्स। तो वाइटल्स ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा अगर जो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। लास्ट जो है वो है इरिवर्सिबल स्टेज। तो ये इरिवर्सिबल स्टेज नाम से पता लग रहा है कि एक बार जब ये हो गया, ये स्टेज तक हम पहुंच गए, तो बाबू भैया आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब हो गया, गेम खत्म। अब इरिवर्सिबल ही नहीं है, इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो हो गया। अब भाई आप आटा आपने एक बार सान दिया, आ, पूरा उसका डो बना दिया, ठीक, अब उसको आप चाहो तो वापस तो पाउडर नहीं ना कर सकते हो। ठीक, आपने उसको रोटी बना दिया, वापस अब चाहो कि हाँ रोटी बन गई, अब उसको वापस हम जैसा डो बनाया था वैसे हो जाए तो नहीं हो सकेगी, यार इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये पेपर को क्रश करो फिर खोलो तो ये तो वापस रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना। लेकिन इरिवर्सिबल यहाँ इरिवर्सिबल हो रहा है कि एक बार ये बीमारी हो चुकी है, लास्ट स्टेज पे है, अब इस स्टेज के बाद से पर्सन को हम लोग नहीं बचा सकते हैं, जहाँ पे सारे वाइटल्स ऑर्गन्स जो हैं क्या होते हैं, फेल्ड हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या होता है वाइटल्स ऑर्गन। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इसके? तो पहला हाइपोटेंशन कंडीशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, जैसे हमने बात की इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, मीन्स व्हाट क्या, हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक, टेकिपीनिया होगा, मीन्स व्हाट रैपिड ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। डिजीनेस, चक्कर वगैरह ना। ओलिगूरिया हो गया, लो यूरिन आउटपुट। ओलिगूरिया मतलब क्या होता है, ओलिगूरिया मीन्स व्हाट, लो यूरिन आउटपुट, व्हाट, लो यूरिन आउटपुट। उससे से कूल स्किन जो है काफ़ी ठंडा रहेगा क्योंकि ब्लड की कमी है बॉडी में। उसके से डिक्रीज जो कार्डिक आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। डिसेंडेंट जुगुलर वेन के बाद डिसेंड हो जाएंगे। पल्मोनरी इडीमा से पर्सन को सफ़र करना पड़ेगा। एरिथमिया हो जाएगा, जो दिल की धड़कनें रहेंगी वो एक रिदम में वर्क नहीं करेंगे, एरिथमिया कंडीशन हो जाएगा। चेस्ट पेन भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। उसके बाद से वीकनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, फैटिग होगा। सिंपल सा बात है, बॉडी एकदम जो मेन जो चीज़ है हमारी ऑक्सीजन सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वही नहीं है बॉडी में, टिश्यूज़ को मिल ही ना न्यूट्रिशन, तो ऑटोमेटिक सा बात है आप वीक होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला कौन सा वर्क होता है, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या होता है हिस्ट्री कलेक्शन, जहाँ पे आपको उसके बारे में उसका नाम पता, कहाँ काम करता है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ पर्सनल डिटेल्स भी आपको उसकी लेनी पड़ती हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री कलेक्शन कि उसके बारे में आपने जाना कि उसने ये बीमारी पहले कभी थी नहीं थी, क्या पहली बार आप शॉक से सफ़र कर रहे हैं, या पहले आप किए हैं तो आपने किस तरह की मेडिकेशन ली है, कहाँ पे आपने इलाज कराया था, कितना सीवियर आपके साथ ये कंडीशन हो चुका है। तो ये सब हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन में करते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, तो फुल बॉडी चेकअप कैसे, जैसे कि हेड टू नो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को देख के कि हाँ क्या क्या डिफेक्ट ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, खुद से चीज़ों को एग्जामिन करना। तो जैसे कि हेड टू टो हम उसको एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम लोग उसके फेस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिहाइड्रेशन देख सकते हैं कि भाई फ्लूइड की कमी है बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन कंडीशन हमको बहुत ईजी से हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। झुर्रियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं, पेल आई हो सकता है, स्किन कलर जो है और डिस्कलर हमको दिखेगा, साइनोसिस वगैरह जो अभी हमने
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात किया, आंखें थकी थकी भी होंगी, बॉडी एकदम ढीला होगा, ठीक, कूल जो बॉडी स्किन टेम्परेचर होगा, ठंडा होगा, पूरे हेड टू टो पूरा हम लोग इसके, फिर हम लोग इसकी रेस्पिरेशन रेट चेक कर सकते हैं कि हाँ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट से क्या ज़्यादा है कम है, तो टेकी पीने कंडीशन हम लोग को पता लग सकता है, टेकी कार्डिया हम लोग पता लगा सकते हैं। तो हेड टू टू जब एग्जामिन करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें हमको उस टाइम मिल जाएगा, ये सब चीज़ें, तो हम इससे काफ़ी इजी तरह से गेस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है श्योरली शॉक से सफ़र कर रहा है। उसके बाद से चेस्ट एक्सरे करेंगे, हम लोग सीबीसी करेंगे, टोटल ब्लड काउंट, यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक, फिर सीटी स्कैन करेंगे और एबीजी एनालिसिस, आर्टरी ब्लड गैस हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये सारी थी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। आगे हम लोग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, तो शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रिजर्व लाइफ, सॉरी यहाँ प्रेशर लिख दिए हैं, यहाँ होगा प्रिजर्व लाइफ, री एस्टेब्लिशिंग परफ्यूजन टू organ is the primary goal to maintain the oxygenation and circulatory volume। तो अगर कोई पर्सन शॉक के कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसकी लाइफ को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको उसके मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद से मैनेजमेंट जो है इसका हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं फंडामेंटल सच एज एयरवे, जो एयरवे है जो सर्कुलेशन सपोर्ट दे रहा है, ठीक, मस्ट बी हायर प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आपको ब्रीथिंग जो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको हमको देखना पड़ेगा कि हाँ इसका रेस्पिरेटरी रेट्स ठीक से चले। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमको हायर प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। हायर प्रायोरिटी का मतलब कि सबसे प्रथम यही काम करना है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, CPR दे सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, CPR दे सकते हैं, ठीक, मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक, अदर इक्विपमेंट आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। अगर कोई चीज़ें नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे तो एक तो आप लोग उसको CPR देंगे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल टू द हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड द स्टेबल कंडीशन, ठीक। तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द स्टेबल कंडीशन। क्या कह रहा है कि हम उसको जस्ट द हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसको हम लोग प्रॉपर O2 केयर प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह चढ़ाएंगे जिससे वो नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन को पा सके। उसके बाद से दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। नाम से पता लग रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड वगैरह हम उसको जो IV फ्लूइड्स वगैरह हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम उसको जितना हो सके सब देंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर दे सकते हैं, तो जैसे नॉर्मल सलाइन वगैरह हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगल लैक्टेट हो गया, हम लोग ये दे सकते हैं IV फ्लूइड के तौर पे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर नेसेसरी व्हेन ब्लीडिंग इन द कॉज ऑफ शॉक। क्या इज़ द कॉज ऑफ शॉक, तो कह रहा है कि हम लोग अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कब करेंगे, देंगे, एकदम नेसेसरी है देना, कब, जबकि पर्सन जो है पर्सन को जो क्या है ब्लीडिंग हुआ है, ठीक, एक्सीडेंट हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, शरीर में ब्लड का एकदम कमी है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, खून का आदान प्रदान। उसके बाद से हम लोग C देखेंगे, मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कोगुलेंट, हम लोग एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देंगे। एंटी कोगुलेंट ड्रग्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में कोगुलेंट जो क्लॉट जो बनते हैं उसको बनने से रोकेगा, बनने नहीं देगा। तो उसका एग्जांपल हेपरिन हो गया, वारफरिन हो गया, 2 एग्जांपल हैं। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक का हम लोग बात करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, ब्रेक फॉर्म्ड क्लॉट, जो पहले से क्लॉट बन चुके उनको तोड़ता है, ठीक। एंटी कोगुलेंट क्या था, जो बनने नहीं देगा क्लॉट को, और थ्रोम्बोलाइटिक क्या है, जो बने हुए क्लॉट को तोड़ता है। तो इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज एग्जाम्पल है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे एंटी प्लेटलेट्स। तो एंटी प्लेटलेट्स क्या है, जो कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट, जो बिना फालतू में जो एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं, उस चीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो एस्पिरिन इसका एग्जांपल है। फिर एंटीबायोटिक देंगे, एंटी इमिटिक्स देंगे। एंटी इमिटिक्स क्या है, उल्टी होने से रोकेगा, वॉमिटिंग, जैसे वॉमिटिंग इज आल्सो ए कॉज
ऑफ शॉक, ज़्यादा एक्सेसिव तौर पर परसिस्टेंट वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है तो भी क्या शॉक की कंडीशन को लीड करता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स देते हैं कि उल्टी वगैरह ना हो, वॉमिटिंग ना हो। फिर इनोट्रोपिक ड्रग्स टू इम्प्रूव कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को हम लोग बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है डिगोक्सिन एंड डोपामिन। आगे हम लोग लास्ट हम लोग देखेंगे कि लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। पर्सन को हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, CHO, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितनी सारी चीज़ें हम बॉडी जो ज़रूरी है, नेसेसरी हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, मिनरल्स, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हम पर्सन को जो प्रॉपर अमाउंट में चाहिए इंसान को एक अच्छा और हेल्थी लाइफ जीने के लिए, स्टेबल लाइफ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो हम उसको प्रोवाइड, पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक, कि वो जल्दी से जल्दी जो उसका क्रिटिकल इलनेस है ठीक हो सके और पर्सन पहले जैसा हेल्दी हो सके। तो ये हमारा मैनेजमेंट था। तो ये सारा कुछ हमने जान लिया शॉक के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।